India has सक्सेसफुली रीच मार्स। मंगल को मॉम मिल गई। मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन, इन शॉर्ट मंगलयान, जिसने भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन उस मिशन का अब अंत हो गया। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, जो 11 महीने की यात्रा के बाद 24 सितंबर को मंगल ग्रह पर पहुंचा था। लेकिन 24 सितंबर को जब तक इस यान ने सिग्नल नहीं भेजा था, तब तक साइंटिस्ट की सांस अटकी रही कि कहीं मंगलयान मार्स से आगे ना निकल जाए और डीप स्पेस में कहीं गुम ना हो जाए। लेकिन फिर अचानक इसरो को मंगलयान का सिग्नल मिला और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके बाद मंगलयान लगातार मंगल ग्रह से जुड़ी तस्वीरें और डेटा धरती पर भेजता रहा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि धरती से 11 करोड़ 60 लाख किलोमीटर दूर से एक स्पेसक्राफ्ट कैसे सिग्नल, डेटा या फिर तस्वीरें भेज पाता है? ये तो कुछ भी नहीं। जरा सोचिए, नासा का वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट जो धरती से 140 लाख करोड़ किलोमीटर दूर स्पेस में कहीं घूम रहा है, उसके सिग्नल कैसे नासा तक पहुंच रहे होंगे? है ना हैरान करने वाला सवाल। तो चलिए, आज मैं भूपेंद्र सोनी इस वीडियो में दूंगा आपको इसी सवाल का जवाब, और वो भी आसान भाषा में। धरती से करोड़ों अरबों मील दूर स्पेसक्राफ्ट से जिस टेक्नोलॉजी के जरिए साइंटिस्ट कम्युनिकेट करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है DSN यानी डीप स्पेस नेटवर्क। ये बड़े बड़े रेडियो एंटीनास का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो दुनिया भर में फैला होता है। इन एंटीनास के जरिए ही नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसीज धरती से अरबों किलोमीटर दूर डीप स्पेस में घूम रहे अपने स्पेसक्राफ्ट से सिग्नल रिसीव कर पाती हैं और उसे सिग्नल भेज भी पाती हैं। इसरो की बात करें, साल 2008 में इसरो ने अपने DSN नेटवर्क की शुरुआत की थी, जिसके तहत स्पेसक्राफ्ट को सिग्नल भेजने के लिए बेंगलुरु के पास बयालालू और कर्नाटका के ही रामानगर में रेडियो एंटीनास लगाए गए थे। अब इसरो का जो डिपार्टमेंट डीप स्पेस नेटवर्क की निगरानी करता है, यानी जो सिग्नल भेजता है और रिसीव करता है, उसे कहते हैं इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी ISTRAC, जो बेंगलुरु में ही स्थित है। अब ये सिग्नल्स भेजे कैसे जाते हैं? धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर स्पेसक्राफ्ट को पहले इसरो के साइंटिस्ट एक कमांड भेजते हैं, जिसे काफी छोटी छोटी डिजिटल बिट्स में तोड़ा जाता है। फिर रेडियो एंटीना, जिसका मुंह स्पेसक्राफ्ट की तरफ ही होता है, उसके जरिए कमांड को रेडियो वेव का इस्तेमाल कर डीप स्पेस में भेजा जाता है। लेकिन ये रेडियो वेव्स क्या होती हैं? असल में रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, जो वेव्स के रूप में स्पेस में ट्रेवल कर सकती है। अब ये जो वेव्स होती हैं, इनकी लंबाई ज्यादा और कम भी हो सकती है, जिसे वेवलेंथ कहा जाता है। फिलहाल जो वेवलेंथ DSN नेटवर्क द्वारा यूज की जाती है, उसकी चौड़ाई एक सिक्के या फिर एक नोट के आकार की होती है। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ स्पेसक्राफ्ट के लिए ही यूज होती है। हम जो रेडियो सुनते हैं या फिर मोबाइल फोन पर बात करते हैं, वो भी रेडियो वेव्स के जरिए ही संभव हो पाता है। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि रेडियो वेव कितनी तेजी से ट्रेवल कर सकती हैं। रेडियो वेव्स धरती से चांद तक महज 1.3 सेकंड में पहुंच जाती है, यानी रेडियो वेव की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। और धरती से मंगल ग्रह तक पहुंचने में इस रेडियो वेव को 5 से 20 मिनट के बीच लगते हैं, यानी मंगल ग्रह से इसरो के पास मंगलयान का सिग्नल 20 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाता था। वहीं 1977 में नासा द्वारा भेजे गए वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट तक सिग्नल पहुंचने में 20 घंटे का समय लगता है, जो धरती से 140 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ये पूरा खेल काम कैसे करता है, वो भी जान लीजिए। जब स्पेसक्राफ्ट को धरती से सिग्नल के जरिए कमांड मिलती है, तो वो काम करना शुरू कर देता है, जैसे फोटो खींचना या फिर साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना। और फिर स्पेसक्राफ्ट इस डेटा को रेडियो वेव की मदद से धरती पर भेजता है। फिर एंटीनास इस सिग्नल को रिसीव करते हैं और इसरो में बैठे साइंटिस्ट की स्क्रीन पर स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजा गया डेटा शो होने लग जाता है। और इस तरह धरती पर बैठे इसरो या नासा के साइंटिस्ट अरबों किलोमीटर दूर बैठकर डीप स्पेस के बारे में समझ पाते हैं। तो ये है
स्पेसक्राफ्ट से मिलने वाले सिग्नल्स का पूरा लेखा जोखा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।